नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश वर्मा 27 नक्षत्रम से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी जन्म पत्रिका में 12 भाव होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। तो आज हम बात करेंगे राहु ग्रह की 12 भावों में विराजमान होने से क्या फल होता है। जी हाँ, आज हम चर्चा करने वाले हैं राहु का द्वादश भाव में क्या फल होता है। तो किसी जन्म पत्रिका में यदि राहु प्रथम भाव में अर्थात लग्न में विराजमान होता है तो उसके क्या क्या फल हो सकते हैं। किसी भी जन्म पत्रिका में यदि प्रथम भाव अर्थात लग्न में राहु हो तो ऐसा व्यक्ति किसी रोग बीमारी से ग्रस्त हो सकता है, उसको कोई ना कोई बीमारी हो सकती है, ऐसी संभावना बनती है। जिस भी व्यक्ति के लग्न पत्रिका में प्रथम भाव में राहु विराजमान हो ऐसा जातक अपने परिवार का मुखिया हो सकता है। उसके परिवार में लोग उसकी सुनते होंगे। ऐसा व्यक्ति अनावश्यक रूप से अनावश्यक बातें अधिक बोलने वाला हो सकता है। मतलब यह व्यक्ति व्यर्थ की बातें करने वाला हो सकता है यदि किसी भी जन्म पत्रिका में प्रथम भाव में राहु हो तो। ऐसा व्यक्ति को क्रोध बहुत आता है, अत्यधिक गुस्से वाला हो सकता है, बात बात पे गुस्सा करता है। जिस भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में प्रथम भाव में राहु हो यह गलत कार्यों में लिप्त रह सकता है, गलत रास्ते पर जा सकता है और इसमें साहस भरपूर होता है। साहस भरपूर का मतलब यह रिस्क लेने की वृत्ति वाला होता है। इसको रिस्क लेने में कोई भी संकोच नहीं होता। रिस्क लेना ही अपने आप में एक साहसपूर्ण कार्य होता है। तो इसमें साहस की कोई कमी नहीं होती। तो हमने क्या देखा कि जिस भी व्यक्ति के प्रथम भाव में राहु विराजमान हो ऐसा व्यक्ति किसी बीमारी से किसी रोग से पीड़ित हो सकता है। यह अपने परिवार का मुखिया हो सकता है, लोग इसकी बात सुनेंगे। इसके परिवार में यह व्यक्ति अनावश्यक बातें करने वाला हो सकता है, इसको गुस्सा बहुत आता है और ये गलत रास्ते पर जा सकता है, गलत कार्यों में लिप्त रह सकता है, परंतु साहस से भरपूर होता है। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है इस व्यक्ति में। आइए चलते हैं कि यदि भाव में राहु हो तब क्या फल मिल सकते हैं। व्यक्ति के जन्म पत्रिका में यदि द्वितीय भाव में राहु विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति चोरी के प्रति आकर्षण रखता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा व्यक्ति चोर होगा ही, लेकिन चोरी के प्रति उसमें आकर्षण की भावना होती है। किसी चीज को छुपाना भी चोरी के अंतर्गत ही आता है। बातों को छुपाना या झूठ बोलना ये भी चोरी के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि उसमें आप सत्य को छुपा लेते हैं, सत्य को चुरा लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी जन्म पत्रिका में राहु द्वितीय भाव में हो, चोरी वाले कृत्यों में इनका आकर्षण बना रहता है। ऐसे जातक अभिमानी अर्थात घमंडी प्रकृति के हो सकते हैं। इनको किसी भी चीज का अभिमान बहुत जल्दी हो जाता है। जिन भी व्यक्तियों की जन्म पत्रिका में द्वितीय भाव में राहु हो, सामान्यतः ऐसे लोग दुखी रहने वाले होते हैं। किसी ना किसी चीज को लेकर इनके मन में दुख बना ही रहता है। ऐसे व्यक्ति मांस संबंधी कामों से धन कमाने वाले हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग जिनकी जन्म पत्रिका में द्वितीय भाव में राहु हो वे मान संबंधित काम करें, ये हमेशा आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर देश काल और परिस्थिति उनको सपोर्ट करती है और मांस संबंधी काम को वो करके धन कमा सकते हैं। अगर देश काल परिस्थिति सपोर्ट नहीं करती है, उदाहरण के लिए वह व्यक्ति मांसाहार
नहीं करता है, आसपास उसके घर में और आसपास के जो उसका माहौल है वो ऐसा नहीं है, तो वो इस प्रकार के काम नहीं करेगा। अन्यथा मांस संबंधी कामों से ऐसे व्यक्ति धन कमा सकता है। ऐसे व्यक्ति नीच प्रकृति के लोगों की संगति में, गलत संगति में चले जाते हैं, या उनके साथ रहते हैं या उनके अधीन रहते हैं। नीच प्रकृति की मतलब ऐसी प्रकृति या ऐसे क्रियाकलाप वाले लोग जो इस समाज में, इस सोसाइटी में निंदनीय होते हैं, उनकी संगति में ऐसा व्यक्ति पड़ जाता है या उनके अधीन रहता है, जिनके द्वितीय भाव में राहु विराजमान होते हैं। अब देखते हैं कि तृतीय तो क्या हो सकता है। किसी भी जन्म पत्रिका के यदि तृतीय भाव में राहु विराजमान हो तो उनसे सामान्यतया क्या फल हो सकते हैं। जो भी व्यक्ति जिनकी जन्म पत्रिका में तृतीय भाव में राहु विराजमान हो, ऐसे व्यक्ति इनके भाइयों को कष्ट हो सकता है। यह स्थिति किसी भी पत्रिका में राहु में तृतीय भाव में स्थिति भाई के लिए दुखकारी या अनिष्टकारी हो सकती है। भाई को कष्ट हो सकता है, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, मेडिकल प्रॉब्लम हो या किसी अन्य प्रकार का कष्ट हो सकता है। ऐसे व्यक्ति सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से सुसज्जित होते हैं, सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का भोग करने वाले होते हैं, जिनकी जन्मपत्री में तृतीय भाव में राहु हो। इनको स्त्री, संतान, मित्र, धन, इन सभी का सुख भरपूर मात्रा में मिलता है। तृतीय भाव में यदि राहु हो और राहु उच्च के हो, राहु उच्च के कब होते हैं? राहु उच्च के होते हैं 2 नंबर राशि और 3 नंबर राशि में, अर्थात वृष और मिथुन राशि में राहु उच्च के होते हैं। तो किसी भी जन्म पत्रिका में तृतीय भाव में राहु उच्च के हों तब इनको बहुत ही अच्छे वाहन सुख मिलता है। बड़े बड़े और काफी महंगे, काफी उच्च कोटि के वाहनों का सुख ऐसे व्यक्तियों को मिलता है जिनके तृतीय भाव में राहु उच्च के विराजमान हो। अब देखते हैं कि राहु बैठे हों तब क्या होता है। किसी भी जन्म पत्रिका में यदि चतुर्थ भाव में राहु हो तब ऐसे व्यक्तियों को धन और भाई का अभाव हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों को जिनकी जन्म पत्रिका में चतुर्थ भाव में राहु हो, उनको धन और भाई का अभाव हो सकता है। और नीच कर्म वालों से इनकी मित्रता होती है, मतलब इनके जो मित्र होते हैं वे वैसे काम करते हैं जिनको समाज में निंदनीय माना जाता है। ये दूसरों की बुराई करने वाले, दूसरों की चुगली करने वाले हो सकते हैं। स्वयं पाप कर्म में लिप्त रह सकते हैं ऐसे व्यक्ति। पाप कर्म मतलब दुष्ट कर्म, निंदनीय कर्म, जिनको समाज अच्छा नहीं मानता है, वे कर्म ये कर सकते हैं। इनको एक संतान होने की संभावना होती है। और इनकी जो पत्नी होती है, यहाँ पर पत्नी या पति नहीं, यहाँ पर आप मानिए यहाँ पे दुर्बल स्त्री वाला है लिखा हुआ हमने, परंतु यहाँ पे आप इसको लाइफ पार्टनर यानी जीवन साथी मानिए। जिस भी व्यक्ति के, क्योंकि व्यक्ति पुरुष या स्त्री कोई भी हो सकता है, जिस भी पुरुष या स्त्री के कुंडली में चतुर्थ भाव में राहु विराजमान हो, तो ऐसा व्यक्ति का जो जीवन साथी होगा वह दुर्बल हो सकता है। और इनका जो घर होता है वह एकांत में होता है। सामान्यतया अगर किसी गांव में ये निवास करते हैं तो कहीं कॉर्नर पे इनका घर होने की संभावना होती है, जहां पे ये रहना पसंद करते हैं। पुनः कहना चाहूंगा, यहाँ पर देखिए अगर कोई बहुत बड़ा एरिया है तो ये संभव नहीं हो पाता है। जैसे शहरों में लोग रहते हैं, ऐसा नहीं कि उनके चतुर्थ भाव में राहु ना हो, तो इसका मतलब नहीं कि वे हमेशा एकांत में या कॉर्नर हाउस ही लेते हैं कहीं किसी कोने में, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन यदि देश काल और परिस्थिति सपोर्ट कर रही है तो ये एकांत में निवास स्थान इनका हो सकता है, ऐसी संभावना बनती है। तो हमने क्या देखा कि चतुर्थ भाव में जिन भी व्यक्तियों के राहु
विराजमान होते हैं उनको धन और भाई का अभाव हो सकता है। ऐसे व्यक्ति निंदनीय कार्य करने वालों से मित्रता रखने वाले होते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं और निंदनीय कर्म में लिप्त रह सकते हैं। एक संतान हो सकती है, ऐसी संभावना बनती है। हालांकि यह अन्य बातों पर भी निर्भर करता है। इनका जो जीवन साथी होता है वह दुर्बल हो सकता है। ये एकांत में निवास करते हैं सामान्यतः। आइए देखते हैं यदि पंचम भाव में राहु हो तब क्या होता है। किसी भी जन्म पत्रिका में यदि पंचम भाव में राहु विराजमान हो तो सामान्यतया उसके क्या फल होते हैं। व्यक्ति जिनकी जन्म पत्री में पंचम भाव में राहु विराजमान हो और पंचम भाव में राहु चंद्र के साथ युति बना रहे हों, यानी पंचम भाव में राहु और चंद्र दोनों बैठे हुए हों, ये नाशक होता है। यहाँ पर पुनः कहना चाहूंगा, यहाँ पर पुत्र से तात्पर्य आप संतान से लीजिए कि यदि राहु और चंद्र पंचम में विराजमान हो तो संतान नाशक होता है। अर्थात या तो संतान होने में समस्या या संतान होने के बाद समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, मिसकैरेज हो सकता है, इस प्रकार की कई समस्याएं हो सकती है। तो यदि राहु और चंद्र पंचम भाव में विराजमान है यह संतान नाशक हो सकता है। राहु और चंद्रमा की युति पंचम भाव में है तो ऐसे व्यक्तियों को हमेशा सदैव क्रोध अधिक आता है, हमेशा क्रोध में रहते हैं। पंचम भाव में राहु के साथ चंद्रमा ना हो तो एक संतान अवश्य होती है। यहाँ पर हमने लिखा है कि एक पुत्र अवश्य, तो यहाँ पर पुत्र से तात्पर्य आप संतान से समझिए कि चंद्र की युति यदि ना हो और पंचम भाव में राहु विराजमान हो तो एक संतान अवश्य होती है। ऐसा व्यक्ति जिनके पंचम भाव में राहु हो कुविचार वाले होते हैं, विचार मलिन हो सकते हैं। अब देखते हैं जनपत्रिका में षष्ठ भाव में राहु हो तब क्या फल हो सकता है। जिस भी जातक की जन्म पत्रिका में षष्ठ भाव यानी छठवें भाव में राहु विराजमान होते हैं, ऐसे व्यक्ति शत्रुनाशक होते हैं, मतलब शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं जिनके षष्ठ भाव में राहु होता है। पुत्र, धन, धान्य और सुख अच्छी तरह से इनको मिलता है जिनके षष्ठ भाव में राहु बैठे हों। और षष्ठ भाव में राहु होकर यदि उच्च का हो तो ये सभी दुखों को, अनिष्टों को दूर करने वाला होता है। जिन भी व्यक्तियों के छठवें भाव में राहु बैठे हों ऐसा व्यक्ति पर स्त्रियों से प्रेम करने वाला होता है। अगर यही पुरुष की कुंडली है तो पर स्त्रियों से प्रेम करने वाला, अगर स्त्री की कुंडली है तो पर पुरुष से प्रेम करने वाला हो सकता है। तो हमने क्या देखा कि षष्ठ भाव में यदि राहु विराजमान हो तो ये शत्रुओं का विनाश करने वाले, शत्रुओं पर विजय करने वाले हो सकते हैं। पुत्र, धन, धान्य और सुख की प्राप्ति होती है इनको। और राहु देव षष्ठ में बैठ के यदि उच्च के हो तो सभी अनिष्टों को दूर करते हैं और पर स्त्री या पर पुरुष से संबंध, प्रेम संबंध रखने वाले होते हैं ऐसे लोग। यदि सप्तम भाव में राहु हो तब क्या होता है। सप्तम भाव में राहु हो तो सामान्यतया ये अधिक धर्ष, ये जिन भी व्यक्तियों के सप्तम भाव में राहु हो तो इनका जो जीवन साथी होता है वह अधिक खर्च करने वाला होता है, यानी खर्चीली प्रवृत्ति का जीवन साथी मिलने की संभावना होती है जिन भी व्यक्तियों के राहु सप्तम भाव में हो। ऐसे व्यक्ति अनेक प्रकार के भोग भोगने वाले होते हैं। वैसे भी व्यक्ति का जो जन्म हुआ है इसमें अनेक प्रकार के भोग विलास की सुविधाएं होती हैं और हम सब की चाहत होती है कि हाँ हमारे पास अच्छी गाड़ी, बंगला, स्त्री इत्यादि हो, हमारी शिक्षा अच्छी हो, हमारे बच्चे अच्छे हों और हम अच्छा खाएं पहने, ये सारी चीजें होती हैं। तो यदि सप्तम भाव में राहु विराजमान है तो ये अनेक प्रकार के भोग करने वाले होते हैं। और यदि सप्तम भाव में राहु हो और वहां पर कई ग्रह बैठे हुए हों तो इनका जो जीवन साथी होता है वह दुष्ट प्रकृति का हो सकता है, दुष्ट स्वभाव वाला हो सकता है, पाप कर्मों वाला हो सकता है, कुटिल हो सकता है।
तो हमने क्या देखा कि यदि सप्तम भाव में राहु विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होगा अधिक खर्चीला हो सकता है और ये अनेक प्रकार के भोग विलास करने वाले हो सकते हैं। इनको ये सुख मिलता है। अनेक ग्रहों से युक्त यदि राहु सप्तम भाव में बैठे हुए हैं तो इनका जीवन साथी पाप कर्मों में लिप्त हो सकता है, कुटिल होता है, दुष्ट प्रकृति का हो सकता है। अष्टम भाव में राहु बैठे हैं, अष्टम भाव में राहु विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति रोगी हो सकता है, किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हो सकता है, शरीर दुर्बल हो सकता है, पाप कर्म करने वाला व्यक्ति हो सकता है, अर्थात ऐसे कार्य जो समाज में घृणित हैं या निंदनीय हैं उस प्रकार के काम करने वाला हो सकता है। ढीठ होता है ऐसा व्यक्ति, यानी आप इसको कुछ भी कहते रहें ये सुन लेगा लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है। चोर प्रकृति हो सकती है। चोर प्रकृति अर्थात यह चोरी के प्रति इसका आकर्षण हो सकता है या फिर गुप्त बातों में इसका इंटरेस्ट होता है या अपने चारों ओर एक माया जाल सा फैला के रख सकता है। अनावश्यक डर रहता है इसके मन में। यदि अष्टम भाव में राहु है तो ऐसा व्यक्ति धनी जरूर होता है और माया जाल में पारंगत भी रहता है। यह हमेशा एक सीक्रेसी बना के रखता है। ये दूसरों को अपने माया जाल में, अपने प्रभाव में, अपनी बातों के प्रभाव में ले सकता है। इस प्रकार की इसकी प्रवृत्ति होती है। तो अष्टम भाव में यदि राहु है तो ऐसा व्यक्ति दुर्बल हो सकता है, किसी बीमारी से पीड़ित हो सकता है, निंदनीय कर्म करने वाला हो सकता है, ढीठ हो सकता है, चोर प्रकृति हो सकती है, एक मन में अनावश्यक डर सा बना रह सकता है या हम कह सकते हैं कि डरपोक प्रवृत्ति वाला भी हो सकता है, धनी होता है, माया जाल में पारंगत होता है, एक सीक्रेसी को हमेशा बना के रखता है, अपनी बातों के जाल में लोगों को ले सकता है ऐसा व्यक्ति। ये अष्टम भाव में राहु का। नवम भाव में राहु हो तब क्या हो? पत्रिका में नवम भाव में राहु हो तो ऐसा व्यक्ति निंदित कार्य करने वाला हो सकता है और दूसरों की बुराई करना, दूसरों के बारे में बातें करना ये इसको पसंद होता है, ऐसी इसकी प्रवृत्ति होती है। इसके वस्त्र गंदे हो सकते हैं, गंदे वस्त्र पहनता है सामान्यतः ऐसा व्यक्ति और परिवारजनों को खुश रखने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। अपने परिवार जनों के प्रति इसका प्रेम होता है, उनको खुश रखना चाहता है। ये हमेशा ये धनहीन हो सकता है और शत्रुओं से इसको हमेशा भय बना रहता है। तो जिस भी व्यक्ति की जन्मपत्रिका में नवम भाव में राहु विराजमान हो ऐसा व्यक्ति निंदित कार्य करने वाला होता है। ऐसे कार्य जो समाज में मान्य नहीं होते, अच्छे नहीं माने जाते, वैसे कार्य करने वाला हो सकता है। दूसरों की चुगली करना, बुराई करना ऐसी इसकी प्रवृत्ति होती है। साफ सुथरे कपड़े नहीं पहनता है, परिवारजनों के साथ प्रेम रखता है, उनको खुश रखना चाहता है, खुश रखता भी है। धन की कमी बनी रह सकती है और शत्रुओं से एक भय सा बना रहता है यदि नवम भाव में राहु हो तो। जन्म पत्रिका में दसम भाव में राहु हो तब क्या होता है? यदि व्यक्ति की जन्म पत्रिका कामी हो सकता है, ऐसा व्यक्ति कामी हो सकता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, उसमें काम प्रति अधिक हो सकती है, दूसरों के धन के प्रति उसमें लालच होती है, लोभी होता है, धन लोभी होता है और व्यर्थ की बातें करने वाला, अनावश्यक बातें करने वाला होता है। उसका जो मन है बहुत चंचल होता है और इसका स्वभाव दुष्ट स्वभाव का हो जाता है, दुष्ट प्रकृति हो जाती है। यह अच्छे कार्य करने वाला नहीं होता है ऐसा। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा हमेशा नहीं होता। जैसे कि दसम भाव में राहु तो है, हमने इतनी बातें अभी की, लेकिन यदि वहीं राहु उच्च के हो जाएं तो जाहिर सी बात है वहां पर दुष्ट प्रकृति के नहीं रह जाएंगे। तो अन्य बातें भी निर्भर करती हैं, लेकिन सामान्यतया जो फल होते हैं हम यहाँ पर उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो भी यहाँ पर बताया जा रहा है वो टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ है कि उसमें अन्य ग्रहों या राहु के साथ बैठे ग्रहों, राहु पर अन्य ग्रहों की दृष्टियों इत्यादि का बहुत प्रभाव पड़ता है। उन सब बातों को भी कंसिडर करना है जब हमें फल बताना है। तो दसम भाव में राहु का सामान्यतः फल क्या है कि ऐसा व्यक्ति काम
कामी प्रवृत्ति का हो सकता है, दूसरे के धन के प्रति इसका लोभ हो सकता है, व्यर्थ की बातें करने वाला हो सकता है, चंचल हो सकता है और दुष्ट प्रकृति, दुष्ट स्वभाव का हो सकता है। कि जन्म पत्रिका में एकादश भाव में राहु हूं, तब हमें किस प्रकार से फल बता सकते हैं, किस प्रकार के फल हमें। किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में एकादश भाव में राहु हो तो ऐसा व्यक्ति जितेंद्रिय हो सकता है, मतलब अपनी इंद्रियों को वश में करने वाला होता है या अपने वश में कर सकता है। सामान्यतया श्याम वर्ण का होते हैं, ये नहीं ये सांवले रंग के होते हैं सामान्यतया। पुनः कहना चाहूंगा यह हमेशा आवश्यक नहीं है, क्योंकि देश काल और परिस्थिति का पूरा ध्यान रखना है। कई बार हम ऐसे व्यक्ति जिनके एकादश भाव में तो राहु हैं, लेकिन वो ऐसे देश में ऐसी जगह पे है जहां पे या फिर उनके जीन्स में ऐसा है कि सभी व्हाइट या सफेद रंग के ही या गेहूं रंग के ही लोग होते हैं, तो वहां पर श्याम वर्ण के नहीं होंगे। परंतु सामान्यतया जिनके एकादश भाव में राहु होते हैं वे श्याम वर्ण या सांवले रंग के होते हैं। ऐसे व्यक्ति सुंदर हो सकते हैं, ये अच्छे वक्ता होते हैं, ये वकील या कथावाचक या प्रधानाध्यापक इत्यादि का कार्य कर सकते हैं, ये अच्छे वक्ता होते हैं। घर से दूर रहते हैं, सामान्यतया ये घर से दूर रहते हैं किसी न किसी कारण से। मन इनका चंचल होता है, स्वभाव चंचल होता है और लज्जा विहीन होते हैं। आप इनको कुछ भी कह लें, थोड़ी देर के लिए हो सकता है इनको बुरा लगे, लेकिन पुनः ये आपकी बातों को बुरा नहीं मानेंगे। लज्जा विहीन होते हैं, शास्त्रों का ज्ञाता होते हैं, शास्त्रों का ज्ञान इनको होता है। वैसे भी जिनको शास्त्रों का ज्ञान होगा, आप कह सकते हैं कि लज्जा विहीन ही होंगे, क्योंकि उनके उनके मन में इतना ज्ञान भर जाता है कि लज्जा अधिक मायने नहीं रखती। तो एकादश भाव में राहु यदि हो तो ऐसे व्यक्ति इंद्रियों को वश में करने वाले हो सकते हैं। सामान्यतः सांवले रंग के होते हैं, सुंदर होंगे, ये अच्छे वक्ता होते हैं, वकील, कथावाचक, प्रधानाध्यापक इत्यादि हो सकते हैं। घर से दूर रहते हैं ऐसे लोग, चंचल स्वभाव के होते हैं, लज्जा विहीन हो सकते हैं, शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं। अब यहाँ पर शास्त्रों का ज्ञान जरूरी नहीं है कि सभी वेद शास्त्रों का ही ज्ञाता हो। यहाँ पे शस्त्रों शस्त्रों का ज्ञाता, यहाँ पे शस्त्रों का ज्ञाता के साथ साथ आप शास्त्रों का ज्ञाता भी समझे। मैंने यहाँ पर शस्त्रों का ज्ञाता लिखा है, तो यहाँ पर शस्त्र और शास्त्र दोनों को आप समझे। तो ये शस्त्रों को भी चलाना जानते हैं और शास्त्रों का भी ज्ञान रखते हैं। अब यहाँ पर शास्त्र का मतलब कि हाँ, धर्म इत्यादि के बारे में इनको ज्ञान होता है, भले ही उसमें मास्टर ना हो, लेकिन उनको अच्छा ज्ञान रखते हैं, ये उनके बारे में पता होता है। द्वादश भाव में राहु हूं तब क्या होता है, किसी भी जन्म पत्रिका में यदि द्वादश भाव में राहु हूं तब ऐसे व्यक्ति धर्म और अर्थहीन होते हैं, अर्थात ज्यादा किसी धर्म के प्रति इनका आकर्षण नहीं रहता और धन की कमी भी बनी रहती है। इनको विभिन्न प्रकार के दुख हो सकते हैं, ये दुखों से पीड़ित रह सकते हैं, सुख की कमी होती है, इनके नाखून में भी कुछ समस्या हो सकती है, खराब नाखून के हो सकते हैं, ये घर से दूर रहते हैं ऐसे व्यक्ति। स्त्रीहीन या जीवन साथी सुख में कमी होती है। यहाँ पर स्त्रीहीन यदि पुरुष है तो स्त्रीहीन, स्त्री है तो पुरुषहीन, अर्थात हम कह सकते हैं कि जीवन साथी के सुख में कमी हो सकती है यदि द्वादश भाव में राहु है तो। ऐसे व्यक्ति की सुंदरता में कमी हो सकती है। हमेशा ऐसा नहीं होता है, ध्यान रहे, अन्य बातों पर भी निर्भर करता है, परंतु सामान्यतया सुंदरता में कमी हो सकती है। तो हमने अभी क्या देखा कि द्वादश भाव में यदि राहु विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति का धर्म के प्रति अधिक आकर्षण नहीं रहता है, धन की भी कमी बनी रहती है, दुखों से पीड़ित होता है, सुखों में कमी हो सकती है, नाखून खराब हो सकते हैं, घर से व्यक्ति दूर रहने वाला होता है और जीवन साथी से मिलने वाले सुख में कमी हो सकती है, सुंदरता में भी कमी हो सकती है। तो इस प्रकार से हमने आज प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक किसी भी जन्म पत्रिका में राहु विराजमान हो तब उनके सामान्य फल क्या होंगे वह हमने जाना। पुनः कहना चाहूंगा ये सभी फल टर्म्स कंडीशंस के साथ में, अर्थात राहु ग्रह की
कैसी स्थिति है, उस पर अन्य ग्रहों का प्रभाव बन रहा है क्या, या राहु के अंश कितने हैं, किन ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं और उच्च के हैं या नीच के हैं, इन सब बातों का भी बहुत ही प्रभाव होता है किसी भी फलादेश में। तो यहाँ पर ये सामान्य से प्रभाव है कि राहु यदि किसी भी विभाव में बैठे तो क्या फल होता है, लेकिन हमें अन्य बातों को कंसिडर करते हुए ही फलादेश करना चाहिए। जो कुंडली विश्लेषण के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, या फिर एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज करना चाहते हैं, ज्योतिष संबंधित अध्ययन करना चाहते हैं, जो कि हमारा पूरा वीडियो कोर्स है, इंस्टेंट एक्सेस है, उसके लिए, या फिर रत्न रुद्राक्ष चाहते हैं, उसके लिए हमारी वेबसाइट www.27nakshatra.com या www.27nakshatra.in पर जरूर एक बार विजिट करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।